हेलो एंड वेलकम एग्रो एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम कुल 33 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को कवर करेंगे। आज का टॉपिक सोलर एनर्जी रहेगा। आपके आने वाले आरपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियर एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखें और क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हैं और कंपटीशन से आगे रहना चाहते हैं तो एग्रो एकेडमी का फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और आज हम सौर ऊर्जा के इन 33 सवालों को सिर्फ रटेंगे नहीं, बल्कि इनके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे। हमारा लक्ष्य ये है कि हर सवाल के साथ एक आहा मोमेंट हो, ताकि ये जानकारी सिर्फ परीक्षा तक नहीं बल्कि हमेशा के लिए याद रहे। हाँ, मतलब सूर्य से ऊर्जा कैसे बनती है, हम तक कैसे पहुंचती है और फिर हम उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये पूरी जर्नी। एग्जैक्टली। बेहतरीन। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 1, सूर्य द्वारा विकिरणित ऊर्जा क्या कहलाती है? एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन इज कॉल्ड व्हाट? ऑप्शंस हैं ए सोलर रेडिएशन, बी सोलर इरेडिएशन, सी सोलर इंसोलेशन या डी टेरेस्ट्रियल इरेडिएशन। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ए सोलर रेडिएशन। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। इसे ऐसे समझिए, रेडिएशन वो कुल ऊर्जा है जो सूर्य यानी हमारा सोर्स अपने अंदर से बाहर फेंक रहा है, हर दिशा में। अच्छा। ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं, इरेडिएशन और इंसोलेशन, वो इस कहानी के अगले हिस्से हैं, जब ये एनर्जी किसी सतह पर पहुंचती है। ओके, तो रेडिएशन वो है जो सूर्य से निकली और इरेडिएशन या इंसोलेशन वो है जो पृथ्वी पर पहुंची। ये एक बहुत जरूरी फर्क है, क्योंकि परीक्षा में इन्हीं शब्दों में उलझाया जाता है। बिल्कुल। चलिए अब इस ऊर्जा के कैरेक्टर को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सौर विकिरण की तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ रेंज क्या है? ऑप्शंस हैं ए 0.1 to 10 म्यूएम, बी 25 to 100 म्यूएम, सी 0.1 to 100 म्यूएम या डी 0.1 to 1000 म्यूएम। यहाँ सही जवाब है सी 0.1 to 100 म्यूएम। ये सौर स्पेक्ट्रम की एक स्टैंडर्ड रेंज है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें भी हैं, वो रोशनी भी है जिससे हम देख पाते हैं, और इंफ्रारेड भी जिसे हम गर्मी के रूप में महसूस करते हैं। मतलब ये पूरा पैकेज सूर्य से हम तक पहुंचता है। और इसी पैकेज का कुछ हिस्सा हम तक पहुंच ही नहीं पाता। और यहीं से आता है हमारा अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, आने वाले सौर विकिरण का लगभग 30% जो वायुमंडल में वापस परावर्तित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए सोलर इंसुलेशन, बी एल्बीडो, सी रिफ्लेक्टर रेडिएशन या डी सनस्पॉट्स। इसे कहते हैं बी एल्बीडो। एल्बीडो सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये पृथ्वी का थर्मोस्टैट है एक तरह से। थर्मोस्टैट? हाँ, ये किसी भी सतह की चमक या परावर्तन क्षमता का माप है। पृथ्वी का औसत एल्बीडो 30% होने का मतलब है कि आने वाले 100 यूनिट एनर्जी में से 30 यूनिट बिना इस्तेमाल हुए वापस स्पेस में चली जाती हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब अगर पृथ्वी की सतह बदल जाए, जैसे बर्फीले इलाके पिघलकर गहरे रंग का पानी बन जाएं, तो एल्बीडो कम हो जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा। और एक्चुअली यही क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। जब चमकीली बर्फ की जगह गहरा पानी ले लेता है तो एल्बीडो घटता है, पृथ्वी ज्यादा गर्मी सोखने लगती है, जिससे और बर्फ पिघलती है। मतलब एक विशिष्ट साइकिल बन जाता है। एग्जैक्टली। ये एक खतरनाक फीडबैक लूप है जो इसी एक कॉन्सेप्ट एल्बीडो पर आधारित है। वाह, एक एमसीक्यू सवाल के पीछे इतना गहरा साइंस छिपा है। चलिए अब उस ऊर्जा की बात करते हैं जो वायुमंडल में घुसने से ठीक पहले मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के वायुमंडल के ठीक बाहर उपलब्ध विकिरण को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं ए सोलर रेडिएशन, बी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, सी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या डी सोलर इंसोलेशन। इसका सही उत्तर है बे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है ना? राइट। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब पृथ्वी के बाहर। ये वो कच्ची अनफिल्टर्ड सौर ऊर्जा है जिस पर हमारे वायुमंडल का कोई असर नहीं हुआ है। जितने भी सैटेलाइट्स और स्पेस स्टेशंस हैं, वो सब इसी रेडिएशन पर काम करते हैं। और जब ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वायुमंडल से गुजरकर हम तक पहुंचती है, तब उसे क्या कहते हैं?
यहीं पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो पहले सवाल से जुड़ा है। सौर आतापन यानी सोलर इंसुलेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं ए, सूर्य द्वारा विकिरणित ऊर्जा, बी, प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त विकिरणित ऊर्जा, सी, वायुमंडल के ऊपर उपलब्ध विकिरण, या डी, प्रति इकाई क्षेत्र प्रति इकाई समय में प्राप्त विकिरणित ऊर्जा। यहाँ सही जवाब है डी, रेडिएटेड एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। देखिए, अब कहानी पूरी हो गई। रेडिएशन वो थी जो सूर्य से निकली, इरेडिएशन वो थी जो सतह पर गिरी, और इंसुलेशन वो दर है, यानी वो रेट है जिस पर ऊर्जा गिर रही है। जब भी आप सोलर पैनल की बात करते हैं तो आप असल में इंसुलेशन की बात कर रहे होते हैं कि प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा मिल रही है। समय का जोड़ना ही इसे खास बनाता है। अब इन तीनों शब्दों का अंतर बिल्कुल साफ हो गया। अब एक ऐसा सवाल जो थोड़ा चौंका सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य का घनत्व पानी के घनत्व का लगभग कितना गुना है? ऑप्शंस ए 10, बी 50, सी 100, डी 1000। ये एक बहुत ही ट्रिकी सवाल है। दिए गए विकल्पों में सबसे करीबी उत्तर तो C100 है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। अच्छा, सूर्य का औसत घनत्व पानी से सिर्फ 1.4 गुना ज्यादा है, लेकिन सूर्य का केंद्र, उसका कोर, उसका घनत्व अविश्वसनीय रूप से ज्यादा है, पानी से लगभग 150 गुना। तो ये प्रश्न असल में कोर के घनत्व की ओर इशारा कर रहा है। देखिए, यही वो बारीकियां हैं जो परीक्षा में रैंक तय करती हैं। सिर्फ फैक्ट जानना काफी नहीं, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। और ऐसे ही कंफ्यूजिंग सवालों और कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने के लिए हमारा फाउंडेशन बैच आपकी बहुत मदद कर सकता है, जहां हर टॉपिक को इसी तरह कॉन्टेक्स्ट के साथ समझाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सूर्य का प्रभावी ब्लैक बॉडी तापमान, इफेक्टिव ब्लैक बॉडी टेम्परेचर क्या है? ऑप्शंस ए 5762 के, बी 3678 के, सी 6800 के, या डी 4500 के। इसका सही उत्तर है ए 5762 के। यह वो तापमान है जो हम सूर्य की सतह पर यानी फोटोस्फीयर पर मापते हैं। कैलकुलेशन में आसानी के लिए इसे अक्सर 5800 केल्विन मान लिया जाता है। यही वो तापमान है जो तय करता है कि सूर्य से निकलने वाली रोशनी का रंग कैसा होगा। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट। अब स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रोवेव विकिरण की तरंग दैर्ध्य क्या है? ऑप्शंस ए 0.01, 0.4 mm, बी 0.4 to 3 mm, सी 3 to 100 mm, या डी 1 mm 1 मीटर। सही जवाब है डी 1 म्यूएम 1 मीटर। ये रेंज याद रखना जरूरी है। हम अक्सर सौर ऊर्जा को सिर्फ लाइट और गर्मी से जोड़ते हैं, पर पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें माइक्रोवेव और रेडियो तरंगे भी शामिल हैं, इन प्रक्रियाओं का हिस्सा है। बिल्कुल। अब सूर्य के अंदर झांकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य में संलयन यानी फ्यूजन अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा मुख्य रूप से बाहरी परतों में कैसे संचारित होती है? ऑप्शंस ए एमिशन, बी एब्जॉर्प्शन, सी रेडिएशन, या डी ऑल द अबव। इसका उत्तर है सी रेडिएशन। सूर्य के कोर में बनी ऊर्जा जो फोटोन के रूप में होती है, पहले लाखों साल तक रेडिएटिव जोन में भटकती रहती है। हाँ, लाखों साल। हाँ, लाखों साल, एक कण से दूसरे कण तक रेडिएट होती हुई। उसके बाद वो कन्वेक्टिव जोन में पहुंचती है, जहां से उबलते पानी की तरह कन्वेक्शन के जरिए सतह तक आती है। लेकिन ऊर्जा के सफर का सबसे लंबा और मुख्य हिस्सा रेडिएशन से ही तय होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सौर सतह पर देखे गए बड़े काले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए पोर्स, बी सनस्पॉट्स, सी कोर, या डी डार्क एरियाज। इन्हें बी सनस्पॉट्स कहा जाता है, और मजेदार बात यह है कि ये धब्बे असल में काले नहीं होते, ये बहुत ज्यादा चमकीले होते हैं। फिर काले क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये अपने आसपास के 5800 केल्विन वाले इलाके की तुलना में ठंडे होते हैं, लगभग 4000 केल्विन के, इसलिए तुलना में काले दिखाई देते हैं। ये सूर्य की सतह पर हो रही जबरदस्त चुंबकीय गतिविधियों का संकेत है। और जिस सतह पर ये सनस्पॉट्स दिखते हैं उसे क्या कहते हैं? यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सूर्य के बाहरी संवहनीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस ए सनस्पॉट्स, बी रिवर्सिंग लेयर, सी फोटोस्फीयर, या डी कन्वेक्टिव लेयर। इसका सही उत्तर है सी फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर का मतलब ही है रोशनी का गोला।
ये सूर्य की वो विजिबल सतह है जिसे हम अपनी आंखों से या टेलीस्कोप से देखते हैं। यहीं से ज्यादातर प्रकाश और गर्मी अंतरिक्ष में फैलती है। ठीक है, अब सूर्य से हटकर अपने घर यानी पृथ्वी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? डायमीटर ऑफ द अर्थ। ऑप्शंस: ए 10,034 किलोमीटर, बी 11,800 किलोमीटर, सी 12,800 किलोमीटर्स और डी 15,300 किलोमीटर्स। इसका सही जवाब है सी 12,800 किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास असल में 12,742 किलोमीटर के करीब है, तो ये विकल्प सबसे नजदीकी और सटीक है। चलिए, अब वापस फिजिक्स की दुनिया में चलते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम पर। क्वेश्चन नंबर 13। स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम किस प्रकार के ऊष्मा हस्तांतरण से संबंधित है? ऑप्शंस: ए कंडक्शन, बी कन्वेक्शन, सी रेडिएशन, डी मास ट्रांसफर। ये नियम सी रेडिएशन से जुड़ा है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल नियम है जो बताता है कि कोई भी वस्तु जो 0 केल्विन से ज्यादा गर्म है वो ऊर्जा विकिरण करेगी। अच्छा। और वो कितनी ऊर्जा विकिरण करेगी ये उसके तापमान की चौथी घात T⁴ पर निर्भर करता है। इसका मतलब अगर आप तापमान दुगना करते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन 16 गुना बढ़ जाता है। 16 गुना, ये तो बहुत ज्यादा है। और इसी नियम में एक स्थिरांक यानी कांस्टेंट का इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14। स्टीफन बोल्ट्जमैन स्थिरांक का मान क्या है? ऑप्शंस हैं: ए 5.67 मल्टीप्लाइड विद 10⁻⁻8 Wm² K², बी 487.6 मल्टीप्लाइड विद 10⁻⁻6 KCl m² HR K², सी 5.67 मल्टीप्लाइड विद 10⁻⁹ Wm² K² और डी बोथ ए एंड बी। यहाँ सही उत्तर है डी, बोथ ए एंड बी। और ये सवाल आपकी सतर्कता जांचने के लिए है। अच्छा। हाँ, दोनों मान सही हैं, बस उनकी इकाइयां यूनिट्स अलग-अलग हैं। ऑप्शन ए एसआई यूनिट्स में है, जो हम ज्यादातर साइंटिफिक कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी एक अलग यूनिट सिस्टम में है। तो परीक्षा में यूनिट्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यहीं पर गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये एक बेहतरीन टिप है। अब इस नियम के केंद्र में जो कॉन्सेप्ट है उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक आदर्श ब्लैक बॉडी, एन आइडियल ब्लैक बॉडी में क्या होता है? ऑप्शंस: ए हाई एब्जॉर्प्टिविटी, बी लो एमिशन कोएफिशिएंट, सी लो एब्जॉर्प्टिविटी, डी बोथ बी एंड सी। एक आदर्श ब्लैक बॉडी की परिभाषा ही यही है कि वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है। वो अपने ऊपर पड़ने वाली हर तरह की, हर वेवलेंथ की रेडिएशन को 100% सोख लेती है। इसलिए इसका सही जवाब है ए हाई एब्जॉर्प्टिविटी, जिसकी वैल्यू 1 होती है। अब सूर्य की बनावट पर वापस चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से किस अनुपात में बना है? ऑप्शंस: ए 4.1, बी 1.4, सी 3.1, डी 1.3। सही अनुपात है सी 3.1। सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 75% हाइड्रोजन है, जो उसका ईंधन है। राइट। और 25% हीलियम है, जो उस ईंधन के जलने से बनी राख है। यही न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया है जो सूर्य को शक्ति देती है। और ये ईंधन जलता कहाँ है? ये है हमारा अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 17। सूर्य में लगभग 90% ऊर्जा किसके भीतर उत्पन्न होती है? यहाँ आर सूर्य की त्रिज्या है। ऑप्शंस: ए 0.7 आर, बी 0.23 आर, सी 0.71 आर, डी 1.2 आर। सारी की सारी ऊर्जा सूर्य के कोर यानी उसके केंद्र में बनती है। इसलिए सही उत्तर है बी 0.23 आर। सूर्य का कोर उसकी त्रिज्या के सिर्फ 23% हिस्से में है, लेकिन वहीं पर इतना ज्यादा दबाव और तापमान है कि हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बना पाते हैं और ऊर्जा पैदा करते हैं। अब इस ऊर्जा का भारत में क्या महत्व है, उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में एक क्षैतिज सतह पर प्राप्त औसत सौर विकिरण कितना है? ऑप्शंस: ए 200-500 लैंगली, बी 300-1000 लैंगली, सी 400-700 लैंगली, डी 1000-1500 लैंगली। भारत सौर ऊर्जा के मामले में बहुत भाग्यशाली है।
और यहाँ का औसत मान C 400-700 लैंगली के बीच है। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और यही भारत के विशाल सौर ऊर्जा कार्यक्रम का आधार है। बिल्कुल। अब हमारे वायुमंडल की भूमिका पर एक नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लघु तरंग सौर विकिरण यानी शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन मुख्य रूप से किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? ऑप्शंस ए CO2, बी O2, सी CO, डी O3। इसका सही उत्तर है डी O3 यानी ओजोन। सूर्य से आने वाली सबसे खतरनाक शॉर्टवेव रेडिएशन होती है पराबैंगनी यूवी किरणें। हाँ, हमारी पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद ओजोन की परत एक ढाल की तरह काम करती है और इन किरणों को सोखकर हम तक पहुंचने से रोकती है। अब कुछ खगोलीय शब्दावली। क्वेश्चन नंबर 20, खगोलीय गोले पर चरमोत्कर्ष जेनिथ के ठीक विपरीत बिंदु को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस ए नदीर, बी जेनिथ, सी मेरिडियन, डी लैटिट्यूड। इसका सही उत्तर है ए नदीर। ये समझना बहुत आसान है। जेनिथ आपके सिर के ठीक ऊपर का काल्पनिक बिंदु है 90 डिग्री पर, और नदीर? और नदीर ठीक उसके उल्टा आपके पैरों के नीचे पृथ्वी के दूसरी ओर का बिंदु है। जेनिथ और नवीफ याद रहेगा। अब एक और खगोलीय माप। क्वेश्चन नंबर 21, एक खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर है? ऑप्शंस ए 1.4 × 10⁻11 मीटर्स, बी 1.4 × 10⁻10 मीटर्स, सी 1.4 × 10⁻14 मीटर्स, डी 1.4 × 10⁻9 मीटर्स। सही जवाब है ए 1.4 × 10⁻11 मीटर्स। एक एयू पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है, जो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर होती है। सौर मंडल की दूरियों को मापने के लिए ये एक बहुत ही कन्वीनियंट यूनिट है। अब हम फिर से ब्लैक बॉडी के कॉन्सेप्ट पर लौट रहे हैं। ये दिखाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22, एक ब्लैक बॉडी की परावर्तकता रिफ्लेक्टिविटी कितनी होती है? ऑप्शंस ए <1, बी <1, सी 0, डी 1। जैसा हमने पहले ही तय किया था, एक ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट एब्जॉर्बर है। Right. अगर वो सब कुछ सोख लेती है तो जाहिर है वो कुछ भी परावर्तित नहीं करेगी, इसलिए उसकी रिफ्लेक्टिविटी C 0 होती है। और इसी का दूसरा पहलू है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, एक आदर्श ब्लैक बॉडी की अवशोषण क्षमता एब्जॉर्प्टिविटी कितनी होती है? ऑप्शंस ए 1, बी 0, सी 0.5 या डी <1। और इसका जवाब है ए 1। तो एक आदर्श ब्लैक बॉडी के लिए अब्जॉर्प्टिविटी = 1, रिफ्लेक्टिविटी = 0 और ट्रांसमिसिविटी मतलब आर पार जाने की क्षमता वो भी 0। सारी ऊर्जा सोख ली जाती है। अब रियल वर्ल्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किसी सतह की परावर्तकता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शंस ए वेवलेंथ, बी बॉडी सरफेस प्रॉपर्टीज, सी टेम्परेचर या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका उत्तर है डी ऑल ऑफ द अबव। असल दुनिया में चीजें आइडियल नहीं होती। किसी सतह की रिफ्लेक्टिविटी इस बात पर निर्भर करती है कि आने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ क्या है, सतह खुद कैसी है, खुरदुरी या चिकनी, उसका रंग कैसा है और उसका तापमान क्या है। मतलब ये सभी फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब एक और इकाई पर सवाल। क्वेश्चन नंबर 25, एक लैंगले किसके बराबर है? ऑप्शंस ए कैल किलोकैल cm² डे, बी कैल cm² डे, सी किलोकैल cm² डे, डी किलो जूल kg/k। इसका सही उत्तर है बी कैल्शियम² डे। यह सौर विकिरण को मापने की एक पुरानी लेकिन महत्वपूर्ण इकाई है जिसे याद रखना चाहिए। ठीक है, अब तक हमने थ्योरी समझी, अब प्रैक्टिकल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्यक्ष सौर ऊर्जा डायरेक्ट सोलर एनर्जी का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शंस ए डिस्टिलेशन, बी वाटर हीटिंग, सी ड्राइंग, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका उत्तर है डी ऑल ऑफ द अबव। पानी को उबालकर साफ करना मतलब डिस्टिलेशन, घरों में पानी गर्म करना और कृषि उत्पादों जैसे अनाज या मसालों को सुखाना, ये सभी सौर ऊर्जा के सबसे सरल और सीधे उपयोग हैं। अब जो ऊर्जा हम तक पहुंचती है वो भी दो तरह की होती है। यहीं से आता है क्वेश्चन नंबर 27, बिना बिखरे और परावर्तित हुए
पृथ्वी तक पहुंचने वाले विकिरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस: ए बीम रेडिएशन, बी डिफ्यूज रेडिएशन, सी ग्लोबल रेडिएशन, डी डायरेक्ट रेडिएशन। यहाँ पर ए बीम रेडिएशन और डी डायरेक्ट रेडिएशन दोनों ही सही है। दोनों? हाँ, ये दोनों एक ही चीज के नाम है। ये वो सौर ऊर्जा है जो सूर्य से एक सीधी रेखा में बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंचती है। जब आप धूप में अपनी परछाई देखते हैं तो वो इसी डायरेक्ट रेडिएशन की वजह से बनती है। तो ये दोनों पर्यायवाची हैं। हाँ। और अगला सवाल इसी बात को और पक्का करता है। क्वेश्चन नंबर 28, बीम विकिरण को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस: ए डिफ्यूज रेडिएशन, बी टोटल रेडिएशन, सी डायरेक्ट रेडिएशन, डी ग्लोबल रेडिएशन। जैसा हमने अभी बात की, इसका उत्तर है सी डायरेक्ट रेडिएशन। और जो ऊर्जा बादलों या धूल के कणों से टकराकर बिखर जाती है और हर दिशा से हम तक पहुंचती है, उसे डिफ्यूज रेडिएशन कहते हैं। अच्छा, तो जब बादल छाए होते हैं तब भी जो रोशनी होती है वो इसी वजह से? एग्जैक्टली, ये डिफ्यूज रेडिएशन की वजह से होती है। अब इस ऊर्जा को इकट्ठा करने वाली टेक्नोलॉजी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सौर ऊर्जा संग्रह में अधिकतम दक्षता मैक्सिमम एफिशिएंसी किसमें प्राप्त होती है? ऑप्शंस: फ्लैट प्लेट कलेक्टर, लाइन फोकसिंग कलेक्टर, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर या पैराबोलिक डिश कलेक्टर। अधिकतम दक्षता पैराबोलिक डिश कलेक्टर में मिलती है। इसका कारण है कॉन्सेंट्रेशन। ये कलेक्टर एक बड़ी जगह से सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित करते हैं। जैसे बचपन में हम लेंस से कागज जलाते थे। बिल्कुल वही प्रिंसिपल है। इससे बहुत ज्यादा तापमान पैदा होता है और बिजली बनाने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बेहतरीन एनालॉजी। अब ऊष्मा के एक और रूप पर सवाल। क्वेश्चन नंबर 30, गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट के रूप में संग्रहित ऊर्जा का प्रकार कौन सा है? ऑप्शंस: ऑप्शन ए केमिकल एनर्जी, ऑप्शन बी थर्मल एनर्जी, ऑप्शन सी मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट बी थर्मल एनर्जी का ही एक रूप है। ये वो छिपी हुई ऊर्जा है जो किसी पदार्थ की अवस्था बदलने, फेज चेंज के लिए चाहिए होती है, लेकिन उसका तापमान नहीं बदलता। जैसे बर्फ से पानी बनना? हाँ, जैसे 0 डिग्री सी की बर्फ को 0 डिग्री सी के पानी में बदलने के लिए जो ऊर्जा लगती है वो गुप्त ऊर्जा है। ठीक है, अब वापस सोलर कलेक्टर्स पर। क्वेश्चन नंबर 31, कम तापमान वाले अनुप्रयोगों के लिए किस प्रकार का सौर संग्राहक उपयुक्त है? ऑप्शंस: ऑप्शन ए इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर, ऑप्शन बी लाइन फोकसिंग कलेक्टर, ऑप्शन सी फ्लैट प्लेट कलेक्टर और ऑप्शन डी पैराबोलिक डिश कलेक्टर। कम तापमान वाले कामों के लिए, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे, खासकर घरेलू पानी गर्म करने के लिए, सी फ्लैट प्लेट कलेक्टर सबसे अच्छा विकल्प है। ये सरल, सस्ते और भरोसेमंद होते हैं। इन्हें किसी कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं होती। चलिए हम अपने आखिरी 2 सवालों पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने का कोण बनाता है? ऑप्शंस: ए 10 डिग्री, बी 20 डिग्री, सी 32 मिनट्स, डी 45 डिग्री। इसका सही उत्तर है सी 32 मिनट्स। ये एक कोणीय माप है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो ये लगभग आधा डिग्री का कोण है। ये हमें बताता है कि आकाश में सूर्य का डिस्क हमें कितना बड़ा दिखाई देता है। और अब इस सेशन का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक, क्वेश्चन नंबर 33, सौर स्थिरांक सोलर कांस्टेंट का मान लगभग कितना है? ऑप्शंस: ए 1367 वॉट एम स्क्वायर, बी 1377 वॉट एम स्क्वायर, सी 1387 वॉट एम स्क्वायर, डी 1467 वॉट एम स्क्वायर। सौर स्थिरांक का स्वीकृत मान 1367 WM² है। ये वो आधारभूत संख्या है जिस पर पूरी सोलर इंजीनियरिंग टिकी है। इसका मतलब है कि अगर आप पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर 1 वर्ग मीटर का एरिया लेके खड़े हो जाएं, तो उस पर हर सेकंड 1367 जूल ऊर्जा गिरेगी। ये हमारी सौर ऊर्जा की कुल आय है, जिसमें से वायुमंडल अपना टैक्स काटता है। तो ये थे सौर ऊर्जा पर हमारे 33 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने सूर्य के केंद्र से लेकर अपने घर की छत पर लगे सोलर पैनल तक का सफर तय किया। उम्मीद है कि इस बातचीत से आपके कॉन्सेप्ट्स और भी मजबूत हुए होंगे। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे हर छोटा तथ्य एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। अब आप सभी कमेंट्स में बताएं कि आपके 33 में से कितने प्रश्न सही हुए, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को जारी रखें और इसका अगला पार्ट लाएं, तो कमेंट में यस लिखें।
ऐसे ही और उपयोगी क्लासेस के लिए एग्रो एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।